will be discussing the hidden secrets of e-commerce website, which is the, which are what is that actually makes an e-commerce website sell more and convert more and more people. What I will be sharing are the secrets which I have actually mapped out more than 100 e-commerce website, and मैंने देखा कि उनकी websites क्यों successful है, और उसको map करने के बाद the things I am sharing no other designer will share with you. So take notes whatever you want to do. These are the most important things. अगर आपकी e-commerce website है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, नहीं है अगर जिंदगी में भी कभी बनानी है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए. इस स्लाइड के बाद ये इंफॉर्मेशन गूगल पे नहीं मिलेगी, बहुत बिखरे तरीके से मिलेगी, बहुत मुश्किल है. तो once I am through with this, try to take notes of each and every point what I will be mentioning. I will be mentioning 6-7 points which needs to be there. With over 200 websites we have done in my company, we have tried to inculcate all of them and they work super brilliantly. And आप 90% जो मैं शेयर करने वाला हूँ e-com websites पे नहीं होता, that's why वो successful नहीं होती. So I'm just to give you more value. अब हमें देखना है कि हमें कैसे काम करना है. तो सबसे पहली चीज है कि नो फुल पेज पॉपअप्स. आप देखेंगे जब भी आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तो एक पॉपअप आता है हमारे पास सबसे पहले बीच में. आप पहचान पा रहे हैं किस पॉपअप के बारे में मैं बात बोल रहा हूँ, कि फिर हम उसको क्लोज करते हैं और फिर हम और हर बंदा उसको क्लोज करता है. ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसने उसको क्लोज नहीं किया होगा वेबसाइट देखने के लिए. तो सबसे पहले तो पॉपअप्स नहीं होने चाहिए. अगर पॉपअप होते हैं तो देयर इज अ न्यू एज पॉपअप्स व्हिच आर राइट एट द वेरी बॉटम. अगर आप अभी यहाँ देख रहे होंगे तो जो पॉपअप आ रहा है वो नीचे बॉटम में आ रहा है. तो अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर आप पॉपअप लेना चाहते हैं या कोई डिस्काउंट है या कुछ भी है, तो वो पॉपअप नीचे से ग्रीन जोन में आएगा. आप आज के बाद से आप जितनी भी वेबसाइट देखेंगे जो भी बड़ी टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट्स होंगी उन सब में ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेड होगी. कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो पॉपअप सबसे बीच में आ जाता है और वहीं पे आप 50% ऑडियंस लूज कर देते हैं. 50% ऑडियंस वहीं से निकल जाती है क्योंकि उनको एक एक्शन और करना पड़ता है और वो एंगेज हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड होते हैं मोबाइल पे एंगेज करने के लिए, जस्ट 4 सेकंड्स, और 2-3 सेकंड हम इसी में निकाल देते हैं कि काट, वो प्रेस करेगा, वो नीचे जाएगा, उसको पसंद नहीं आएगी, वो निकल जाएगा. सेकंड इज नो देयर शुड बी नो ऑटोमेटिक कैरोसेल्स. कैरोसेल किसे बोलते हैं? कैरोसेल बोलते हैं जो इमेजेस ऊपर चलती हैं, बैनर चलता है ना ऐसे एक करके, और हम सब लोग चाहते हैं यार हमारे में एनिमेशंस हों और बैनर चलना चाहिए और ये होना चाहिए. मोबाइल पे नहीं होना चाहिए. मैं टॉप वेबसाइट्स बताता हूँ. मेसीज, एसोस को मैंने एक एग्जांपल लिया ताकि आप इसको समझ पाएं. यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हैं तो मेसीज ने क्या किया हुआ है. मेसीज ने शॉप और पहले बैनर के साथ दूसरे बैनर को हाफ यूज किया हुआ है, सो दैट द यूजर कैन एक्चुअली टैप और वो उसको आगे कर सके. एज अ मोबाइल यूजर मैं उसको अपने हाथ से कंट्रोल करना चाहता हूँ. जब मैं इतनी क्लोज हूँ किसी इंटरफेस के साथ तो मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ. द सेम गोज विद एसोस. आप पहला देख सकते हैं ड्रेसेस, दूसरा देखते हैं टॉप्स, तीसरा स्विमवेयर. आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे चीज कटी हुई है और इसके आगे चीज है. अगर ये बैनर की तरह चल रहा होता तो आप इसके साथ एंगेज नहीं होते. ये सबकॉन्शियस माइंड, ये एक लॉ है डिजाइन का जो यहाँ पे प्ले किया जा रहा है. आपको कभी भी बैनर नहीं चलाना है मोबाइल पे. अगर आप बैनर चलाएंगे यूजर आपके साथ शॉप नहीं करेगा. आप 90% वेबसाइट देखेंगे लोगों ने बैनर चलाए होते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल कह रहा है, क्योंकि गूगल ने एक स्टडी की थी थोड़े दिन पहले जिसपे ये पता लगा था कि मोर देन 80% पीपल एक्चुअली सी द वेरी फर्स्ट बैनर. पीपल यूज 2, 3, 4, 5, 6 banners on the home page, but nobody actually sees that. So इसको हम बैनर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, कि पहला बैनर तो देखा जाता है, दूसरे और थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट और फिफ्थ प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं ध्यान देता है. So always never ever use carousels. हमारी लैंग्वेज में उसको carousel बोला जाता है. आप बैनर भी बोल सकते हैं जो ऑटोमेटिकली चलते हैं. थर्ड पॉइंट है मेरे पास कि आपका एक क्लियर बेनिफिट ओरिएंटेड प्रॉप होना चाहिए. बेनिफिट ओरिएंटेड प्रोपोजिशन क्या होता है, और वो भी अबव द फोल्ड. अबव द फोल्ड में हम बोलते हैं कि मेरे को जो वेबसाइट दिख रही है ये एक फोल्ड है, अगर मेरे को उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा तो ये दूसरा फोल्ड है और उसके नीचे तीसरा फोल्ड है. अबव द फोल्ड जैसी वेबसाइट खुलती है आपको एक बेनिफिट ओरिएंटेड प्रॉप देना है कि उसका बेनिफिट क्या हुआ. कि व्हाइट टी शर्ट्स, अगर आप टी शर्ट्स बेचते हैं, व्हाइट टी शर्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 499 रुपीज, सो दैट व्हेन ही लैंड्स होगा यार ये तो बहुत बढ़िया डील है, ये मुझे लेना है. भले ही आपकी 2000 से कम कोई टी शर्ट ना हो, बट एक प्रोडक्ट 499 का, 599 का, 699 का होना चाहिए, so that the user engages with it right there and then. आपको benefit oriented prop देना चाहिए कि save 125% off here on the top of
So I'm more interested in कि what's that अगर मेरे पास वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं होगी as soon as I land I'll not engage with your content. यूजर कभी भी कंटेंट, हम भी उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ एंगेज होते हैं जहां हमें कोई वैल्यू दिखती है कि यहाँ यार ये चीज बढ़िया है. तो थिंक व्हेनेवर यू आर डूइंग अ ई-कॉमर्स वेबसाइट की क्या वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हैं उस बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस से कैसे एंगेज कर सकते हैं यूजर को. बहुत जरूरी चीज, टॉप कैटेगरीज ऑन द होम पेज. होम पेज के ऊपर कभी भी फुल पेज पे एक इमेज नहीं होनी चाहिए. 99% वेबसाइट आप देखेंगे, और मैं 99 बोल रहा हूँ तो 99% अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो वो डेस्कटॉप पे बनी होती है और वो अडेप्ट हो जाती है मोबाइल के ऊपर. तो वो पूरी, क्योंकि बैनर वहाँ पे बड़ा होता है तो यहाँ पे भी बैनर पूरी इमेज पे आ जाता है. आपको टॉप कैटेगरीज अबव द फोल्ड, अभी अबव द फोल्ड की बात हो रही है, खुली सामने दिखना चाहिए. क्योंकि मैं यूजर, अगर मैं गारमेंट्स बेच रहा हूँ तो मैं वुमेन के भी बेच सकता हूँ, मैं मेन के भी बेच सकता हूँ, मैं किड्स के भी बेच सकता हूँ, मैं किसी के भी बेच सकता हूँ. और एज अ यूजर एक वुमेन भी आ सकती है और एक मेन भी आ सकता है, और वुमेन किड्स के लिए भी देखना चाह सकती होती है. तो आपको यहीं पे उनको 4-5 ऑप्शंस देने हैं कि अगर आप बटन्स भी बनाते हैं, आप लेसेस भी बनाते हैं, आप टैग्स भी बनाते हैं, आप आप 50 तरह के काम करते हैं एज अ गारमेंट, आप फैब्रिक भी बेचते हैं, तो उसको सारी दिखनी चाहिए. कोई फैब्रिक लेने आ सकता है, कोई बटन्स लेने आ सकता है. आप 50 जगह पे पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे. You cannot actually lose this. ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी भी मैं बातें करूंगा, क्योंकि यूजर यहीं से चले जाएगा जब उसको अगर ये इमेज मिडवे रेमेडी पूरी इमेज दिखती है उसको, और उसको अब दिख रहा है कि मैं ड्रेसेस भी ले सकता हूँ और व्हाट्स न्यू और शूज और सेल में भी जा सकता हूँ, विच इज इंपॉर्टेंट. अगर वो पूरी इमेज देखेगी, होगा इमेज है वो, he may lose the contact, he may go, now he may go see dresses, he may go see what's new शूज, या मैं सेल में जाके देखता हूँ. गेट 20% ऑफ, वैल्यू प्रोपोजिशन आपको दिख रहा है, लाइव चैट आपको दिख रहा है कि यू कैन एक्चुअली डू द लाइव चैट राइट देयर एंड देन. सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक नोट ऑफ दैट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन देयर इज प्रोमिनेंट सर्च. सो प्रोमिनेंट सर्च इज यूजर दैट सर्च आर मोर 200 मोर लाइकली टू कन्वर्ट. आप सब लोग मेरे को चैट पे लिख के दीजिए कि सबसे पहली चीज आप अमेज़न पे जाके क्या करते हैं. सब लोग अमेज़न से शॉप करते हैं. सबसे पहली चीज आप चैट पे मुझे लिखिएगी Amazon पे जाके आप क्या करते हैं, क्योंकि इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. रील्स, गुड, सर्च, ओके. सो जस्ट टू मूव ऑन, लास्ट टाइम अगर हमें हेडफोन्स खरीदने थे तो कौन सा आदमी, people are looking for sale also. हाँ, I'm sure कि Amazon में जाके पहले तो सेल देखते हैं. People do that. Yeah. So there are two customer journeys in Amazon. One customer journey is that which is a need-based customer. That I need a Bose headphone. I'll go and find a Bose headphone. The second is I'm a shopper. I'm trying to see कि कौन सी बुक कब सस्ती मिल सकती है, कौन सी चीज क्या मिल सकती है, सेल पे आज चीज क्या है. So there are two customer journeys actually Amazon has. But generally हम समझने की बात यहाँ पे ये है कि Amazon पे लास्ट टाइम जब हमें Bose के हेडफोन्स चाहिए थे, कौन कैटेगरीज में जाके, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाके, म्यूजिक के अंदर जाके, हेडफोन्स के अंदर जाके Bose को सिलेक्ट करके किसने देखे होंगे. मतलब मुझे याद है मैंने किया है, बट आज से 5 साल पहले डेफिनेटली यस. बट नाउ ईच एंड एवरीबडी डज सर्च. Wherever we go, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा बन चुका है कि हम हर वेबसाइट पे जाके अगर हमें बहुत सारी चीजें वहां पे हैं तो हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं, सर्च. आप सोडेक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, आप सबसे पहले सर्च करना चाहेंगे कि यार मेरे लिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि इतना वेराइटी ऑफ चीजें कर रहे हैं हम, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पे कैसे बेनिफिट हो सकता है. सो ईच एंड एवरीथिंग इज सर्च ओरिएंटेड. सो यू हैव टू हैव अ ओपन सर्च. इट इज मोर एडवाइजेबल टू हैव अ ओपन सर्च. ऊपर खुली हुई होनी चाहिए, so that people should go click and search. So this is what I want to make a point here. 99% वेबसाइट्स में बंद होती है मोबाइल पे. आप जाएंगे देखेंगे, अगर जनरली जो लोग वेबसाइट डिजाइन करते हैं उसमें बंद होती है. So always have a open search. Moving on, in that search only, search एक बहुत पावरफुल टूल है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वही करते हैं वेबसाइट पे आके, तो उसको जरा ध्यान से समझते हैं. ये ऐसी बातें नहीं बताने वाला है कोई. So this is what we actually, when we design websites in our company, we do that and people know us as a e-commerce specialist. So this is what I'm sharing. जो हमारे जो hidden secrets हैं हमारे कंपनी के, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, so that you guys are much aware about how to do business.
ऑटो सजेशंस कि अगर मैं लिख रहा हूँ वहां पे शर्ट, तो वो बताए शर्ट फॉर दिस, शर्ट फॉर दैट। मैं खुद क्लियर नहीं हूँ मुझे कौन सी शर्ट चाहिए, वो बोले ब्लैक शर्ट, व्हाइट शर्ट, फ्लोरल, ट्रॉपिकल, लेजर वेयर, वर्क फ्रॉम होम शर्ट, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट शुड गिव मी ऑटो सजेशंस। पीपल आर, मेरे को खुद नहीं पता होता यार मुझे क्या चाहिए। जब मैं हेडफोन्स लिखता हूँ तो वहाँ बोस हेडफोन आता है तो मैं कहता हूँ यार बोस का लेते हैं, एंड ईच एंड एवरीबडी डज दैट। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम सिर्फ ये लिखते हैं कि हमें किचन के लिए नाइफ चाहिए, वो नाइफ पे Amazon बताता है कि तेरे को कैसा नाइफ चाहिए, एंड देन वी एक्चुअली गो इनटू दैट कस्टमर जर्नी एंड वी बाय दैट नाइफ। दिस इज व्हाट हैपेंस टू अस, और हमें पता नहीं लगता, हम सब कॉशियस माइंड इस तरह शॉप करते हैं। सो ऑटो सजेशंस आना बहुत जरूरी है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। जो भी चीज आप बेच रहे हैं, आप बटन बेच रहे हैं, वो बटन लिखा जाए तो बटन कहाँ लग सकता है वो पहले से ही वहां पे लिखा होना चाहिए, सो दैट द बटन द यूजर शुड गो एंड क्लिक दैट एंड दैट गो इनटू दैट जर्नी। जब मैं कस्टमर जर्नी की बात कर रहा हूँ, कस्टमर जर्नी का मतलब हुआ कि मैं यहाँ गया, हमने फाइनली आपके साथ सेल कर ली। सेकंड थिंग, 22% ऑफ फर्स्ट थिंग 22% ऑफ द सर्चेस गिव जीरो रिजल्ट्स, कि जब आप लिखते हो जीरो रिजल्ट आती है 22% में। वहां पे भी एक पेज होना चाहिए, सॉरी वी डोंट हैव समथिंग लाइक दिस बट यू मे बी इंटरेस्टेड इन दिस। अगर आप लिखते हो कि हमारे पास ये नहीं है बट आप यू मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट लेसेस, वी कैन हेल्प यू विद लेसेस, गो चेक आउट लेसेस राइट नाउ। तो नो रिजल्ट नाम की कोई चीज नहीं है। आप Amazon पे एक पेज भी मुझे ऐसा दिखा दो जिसमें नो रिजल्ट आ जाए। आप लिखो ऐसी, पहली बात तो Amazon पे यही ढूंढना बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसी चीज हो जो Amazon पे ना मिले। अब मुझे याद नहीं आ रहा, हमने ढूंढी थी एक बारी बट मेरे को अभी एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा कि वो क्या चीज थी। मान लो आप लिखते हो 4 लाइनों वाली हिंदी की कॉपी जो हम शुरू में यूज करते थे स्कूल में, वो Amazon पे शायद ना मिले, तो नो रिजल्ट पेज में वो आपको बोलेगा आपको हिंदी की कॉपी नहीं मिली, आप ये ले लो। ठीक है ना? The complete idea is कि आप नो रिजल्ट पेज नाम की कोई चीज नहीं है। You have to engage the user। वो डेड एंड है, गया हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं है नो रिजल्ट पेज जैसी। सेकंड, 85% सर्चेज डोंट रिटर्न व्हाट द यूजर इज लुकिंग फॉर। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आपको एक एंगेज करने के लिए उसको चाहिए कि यार तू ये देख ले, यहाँ खरीद ले ये चीज। थर्ड, 80% people will abandon the website if there is a no result page. Can you imagine that? मतलब आपके 100 लोग आ रहे हैं, 80 बंदे तो आपने वहीं खो दिए, अब 20 बंदों में खेलना है कि तो खरीदेगा नहीं खरीदेगा, which is very bad. So you have to think। अगर आप IKEA पे जाओगे, आप टेबल लिखोगे तो वो बताएगा आपको टेबल लैंप चाहिए, टेबल टॉप चाहिए, टेबल चाहिए, क्या चाहिए, तो सारी चीजें आपको ढूंढ के दे रहा है। This is very important. I hope these points are actually making sense to you when you will be designing your website. So implement spelling corrections. मैं शर्ट को कई ऐसे ब्रांड्स होते हैं कॉस्मेटिक्स के, मुझे जैसे मुझे बोलोगे अगर आपकी मुझे मार्क जेकब्स का चाहिए कुछ प्रोडक्ट, अब जेकब्स में डबल सी है, ए है, डबल बी है, मुझे नहीं पता, कई बार नहीं पता होता, तो आप जब लिखोगे उसमें तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट करना चाहिए। अगर आप उसको करेक्ट करते हो तो 4.5% आपकी कन्वर्जन रेट ज्यादा हो सकती है। अपैरल में डबल पी नहीं लिखेगा, कई जने होंगे जो अपैरल में डबल पी भी नहीं लिखेंगे शायद, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अपैरल उसने अपैरल सोचा था, मैं उसको ये दिखाता हूँ। तो दिस इज हाउ एक्चुअली सर्च शुड वर्क। लिफ्ट एक कंपनी है जिन्होंने सर्च को, पहले बंद थी उनकी सर्च, जब उन्होंने उनको खोला तो 43% यूजर्स डेस्कटॉप पे और 13% यूजर्स मोबाइल पे बढ़ गया उनका। ये केस स्टडी है, लाइव केस स्टडी है कि एक सर्च को सिर्फ खोलने से 43% पीपल आर मोर एंगेज्ड ऑन डेस्कटॉप। कैन यू इमेजिन? सिर्फ जस्ट विद अ सिंगल ओपन सर्च। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट हैव प्राइस इन्फो अबव द फोल्ड ऑन प्रोडक्ट पेजेस। कि आपका जब, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत छोटा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना सारी रियल एस्टेट है, इतने में गेम खेलनी है पूरे में। अबव द फोल्ड इतना ही फोल्ड है। जब मैंने प्रोडक्ट पेज खोला, इतनी बड़ी तो मेरे पास इमेज आ गई, और उसके नीचे मैं जाऊंगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके नीचे जाके मेरा प्राइस आएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। मैं पहले ऊपर करूं, देखूं प्राइस क्या है, फिर नीचे करूं प्रोडक्ट क्या है, नहीं। प्राइस जो है वो अबव द फोल्ड ही आएगा, कैसे भी आएगा। ई कॉमर्स की बात हो रही है अभी यहाँ पे। So most of the people are here are in the B2B space. B2C के अंदर लोग ज्यादा नहीं है। So from B2B point of view, what is the correct situation here? What is the correct way to address this? तो मैं एग्जैक्टली यही बोल रहा हूँ। जब आप प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, मेरा अगला पॉइंट वही था, जब आप अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, प्राइस से ये मतलब है कि आपको अपने बेनिफिट्स ऊपर दिखाने हैं प्रोडक्ट के साथ साथ।
आप प्रोडक्ट दिखा के यूजर की बातें नहीं कर सकते हैं। प्राइस का यहाँ पे मतलब बेनिफिट है कि यूजर इज एंगेज्ड देयर, रेटिंग है यहाँ पे। तो आपको ये सारी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको अपनी B2B वेबसाइट हो या ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, यू हैव टू एक्चुअली इंक्लूड दैट। तो रोजल्स नहीं चल सकते, पॉपअप्स नहीं आ सकते आपकी B2B वेबसाइट पे, रोजल्स नहीं चल सकते। वैल्यू प्रोपोजिशन आपको बाहर डालनी है, कैटेगरीज आपको बाहर दिखनी चाहिए, सर्च प्रोमिनेंट होनी चाहिए, आपको स्पेलिंग करेक्शंस होनी चाहिए इफ एनीबॉडी इज सर्चिंग, आपको अपने बेनिफिट्स ऊपर दिखाने पड़ेंगे अगर आप अंदर के पेजेस पे भी जाते हैं। So these things, be it e-commerce, be it any B2B website, you have to make sure. But these B2B people have to actually think that how they can actually sell their product online.